A hydrogen atom initially at rest in its ground state absorbs a photon of frequency nu1 and ejects the electron with a kinetic energy of 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है और एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी nu1 है और एक इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी रहती है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The electron that combines with a positron at rest to form a positronium atom in its ground state and simultaneously emits a photon of frequency nu2. Then जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है वो एक पॉजिट्रॉन, उसके सामने एक पॉजिट्रॉन रहता है, उसके साथ वो कंबाइन कर लेता है। पॉजिट्रॉन पहले क्या रहता है? रेस्ट में रहता है और एज ए रिजल्ट इस कॉम्बिनेशन के कारण, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के कॉम्बिनेशन के कारण पॉजिट्रोनियम एटम बनता है जो कि ग्राउंड स्टेट में रहता है और एक फोटोन को निकालता है, उससे फोटोन निकलता है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है nu2। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पॉजिट्रोनियम एटम जो है उसका सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी दी गई है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। It is given that positron has same mass as that of the electron and positronium atom can be considered as a Bohr atom in which the electron and positron orbit around their center of mass। ये दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो एक सेम होता है और पॉजिट्रोनियम एटम को तुम बोर मॉडल में को अप्लाई कर सकते हो। पॉजिट्रोनियम एटम में एक को बोर एटम मान सकते हो और बोर मॉडल को अप्लाई कर सकते हो। और पॉजिट्रोनियम एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों रिवॉल्व करते हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। कंसिडरिंग नो अदर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, द डिफरेंस बिटवीन द टू फोटोन एनर्जीज इज, कहीं और एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो इसको एज्यूम करते हुए ये बता दो कि दोनों जो फोटोन है, एक nu1 वाला और एक nu2 फ्रीक्वेंसी वाला, इन दोनों के एनर्जी में कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो। तो देखो पहले तुम्हारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस है और ये मान लो कि ग्राउंड स्टेट का एक ग्राउंड स्टेट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन एटम इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, h nu1। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या होता है, पहले तो ये इन्फिनिटी है ना, मान लो कि ये n=∞ वाला सेल है, तो ये बाहर आ जाता है। तो इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए और वो कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो आयोनाइज कर दिया करने के लिए एनर्जी, उसके बाद भी जब ये बाहर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो इसका मतलब जो है इस फोटोन का एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों के इक्वल होगा। तो h nu1 = 13.6 दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों को ऐड करना होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट फोटोन की एनर्जी है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा यहाँ पर ये कंबाइन करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये कंबाइन किसके साथ करेगा? एक पॉजिट्रॉन को मैं E+ से शो करता हूँ क्योंकि पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है लेकिन साइन का डिफरेंस होता है। तो ये तुम्हारा पॉजिट्रॉन है, ये दोनों जब कंबाइन कर लेगा, ठीक है, तो कंबाइन करेगा तो एक पॉजिट्रोनियम एटम बना लेगा। तो देखो बिफोर कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी है ना, बिफोर कॉम्बिनेशन ये दोनों कंबाइन करके कुछ इस तरह से बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और दे विल रिवॉल्व in a circular path about their center mass है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों रिवॉल्व करेंगे। तो बिफोर मतलब कि जब ये एटम बना पॉजिट्रोनियम एटम, ठीक है, दिस इज योर पॉजिट्रोनियम। तो इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पॉजिट्रोनियम एटम जो होता है हाइड्रोजन एटम से बहुत ही सिमिलर होता है। तो पॉजिट्रोनियम में भी एटम में भी हाइड्रोजन के बोर थ्योरी को अप्लाई, हाइड्रोजन एटम वाली बोर थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन क्या होता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास लेना होता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का मास ये मान लो m,
इलेक्ट्रॉन के मास को रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर दो, म्यू से रिप्लेस कर दो, तो तुमको एनर्जी लेवल्स मिल जाएगा। पॉजिट्रोनियम में भी, एटम में भी सिमिलर एनर्जी लेवल्स होता है जैसा हाइड्रोजन एटम्स होता है, बस तुमको म्यू से रिप्लेस करना है। म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन और सॉरी ये प्लस था, ई प्लस है ना पॉजिट्रोनियम, ये पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिला के तुमको पॉजिट्रोनियम बनाते हैं। रिड्यूस मास कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का रिड्यूस्ड मास निकालो। इलेक्ट्रॉन का मास m है, पॉजिट्रॉन का भी मास m है, तो रिड्यूस्ड मास जो होगा वो होगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू हो जाएगा m/2। तो m को रिप्लेस कर दोगे m/2 से, तो एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी लेवल ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम। अब देखो हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है तुम्हारा, उसकी वैल्यू होती है En इज माइनस m e⁴ बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हाइड्रोजन एटम की बात की। अब देखो पॉजिट्रोनियम एटम में क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे बात पॉजिट्रोनियम के बारे में। पॉजिट्रोनियम में जो एनर्जी लेवल होगा En, उसमें क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिप्लेस करना है रिड्यूस्ड मास से, तो m/2 कर देना है, तो -m/2 कर दो यहाँ पर, इंटू e⁴ बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 2 से डिवाइड हो जाएगा 13.6, और ये जो हो जाएगा तो -13.6 बाय 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तुम्हारा आएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड बाय n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 रख दो तो ग्राउंड स्टेट में मिल जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन पॉजिट्रोनियम एटम। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट बिफोर, मतलब कि कॉम्बिनेशन के पहले इलेक्ट्रॉन को हम इन्फिनिटी पे मान सकते हैं, है ना, एन इन्फिनिटी लेवल पे, एन की वैल्यू इनफाइनाइट ले सकते हैं, मतलब ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड पॉजिट्रोनियम एटम, ठीक है। पॉजिट्रोनियम एटम में बस तुम क्या कर लो, प्रोटॉन को रिप्लेस कर दिया जाता है पॉजिट्रॉन से, बस इतना ही फ़र्क आता है पॉजिट्रोनियम एटम में, बोर मॉडल अप्लाई हो जाता है। तो इनिशियली क्या मानोगे, इलेक्ट्रॉन जो है इन्फिनिटी पे था, तो एनर्जी लेवल इन्फिनिटी की कितनी होती है ना, इन्फिनिटी पे एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो एनर्जी लेवल है ना वहाँ 0 होता है। तो अब देखो हम ये मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है फॉल हुआ है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नहीं कंबाइन किया था तो हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाज एट एनर्जी लेवल इन्फिनिटी, और जब कंबाइन हो गया तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल हो गया -6.8। तो एनर्जी का जो डिफरेंस आया, ठीक है, वो कितना है, 0 -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फॉल जो किया एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फॉल किया, इन्फिनिटी एनर्जी लेवल से n = 1 में जब फॉल किया तो कितना एनर्जी निकलेगा, तो 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तुम्हारे पास मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, एक और चीज़ ध्यान देना है कि देखो काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस हुआ है। क्वेश्चन में ये देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखो, जस्ट बिफोर कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन देखो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो क्वेश्चन में दिया गया है कि देखो सेंटर ऑफ मास के पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना, देखो सेंटर ऑफ मास के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है ना, हम काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं इनिशियली और फाइनली। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा 10 इनिशियल माइनस फाइनल इज 5। तो ये दोनों एनर्जी जो होगा मिलकर फोटोन की एनर्जी को बनाएगा। दिस इज h⁻2 जो है ना फोटोन की एनर्जी में निकलेगा। तो 6.8 प्लस 5 कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एनर्जी, है ना। तो ये सेकंड फोटोन की एनर्जी होगी, और फर्स्ट फोटोन की एनर्जी कितनी थी, तो 23.6, इसमें माइनस कर लो 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो ये जो आएगा तुमको 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। और यही तुमसे पूछा गया है कि डिफरेंस कितना होगा, तो आंसर विल बी 11.8।